Good morning to all of you. Myself Neeraj Kumar. I am chemistry teacher. Today I am going to discuss you very important topic, that is colligative property. It is a topic from solution chapter. यदि आप पूरे चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो तो एक बेसिक है, एक बेसिक पार्ट बनेगा और दूसरा उसका एप्लीकेशन पार्ट है। वो उस एप्लीकेशन पार्ट का नाम कौन सा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम जितने भी पेपर देखते हैं, चाहे जेईई का पेपर हो या नीट का पेपर हो या फिर बोर्ड का पेपर हो, जिस पेपर के बारे में बात करें उस पेपर में कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी मिलता है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो हेडिंग डालते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So what is colligative property? So let me define. Colligative properties are those physical properties of solution which depends on number of solute particles, not nature of solute particles. So सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो सॉल्यूशन का वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, वो वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो लेट मी डिफाइन दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दोज फिजिकल प्रॉपर्टी of solution which depends on number of solute particles, not नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन के वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता हो, ना कि नॉट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ना कि नेचर पर डिपेंड करता हो। तो लेट अस टेक, यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं, इस तरीके से 2 बीकर लिए या 2 वेसल लिए, 2 वेसल लिए। इसमें हर एक वेसल में 1-1 लीटर वाटर डाल दिए, 1-1 लीटर वाटर डाल दिए, 1 लीटर वाटर इसमें भी, 1 लीटर वाटर इसमें भी, दोनों में 1-1 लीटर वाटर डाल दिया। इस दोनों में क्या कर रहा है? इस एक में हम लोग हियर आई एम एडिंग 240 ग्राम ऑफ यूरिया, 240 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं। और दूसरे में हम, इस केस में, इसमें हम 720 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हैं। ओके, 720 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हैं। पहले वाले में हम 240 ग्राम यूरिया डाल रहे हैं, दूसरे वाले में 720 ग्राम ग्लूकोज डाल रहे हैं। देखिए यूरिया का मॉलिक्यूल क्या, यूरिया कैसा होता है? NH2CONH2। तो चूंकि NH2CONH2 इसका मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? छोटा छोटा होगा, इस तरीके से। इसका मॉलिक्यूल क्या होगा? बड़ा बड़ा होगा, C6H12O6। तो मॉलिक्यूल क्या होगा? बिगर मॉलिक्यूल होगा, इस तरीके से। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि इसके साइज पे ये फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता, इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिजिकल प्रॉपर्टी इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? याद होगा
कैसे निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स? तो हम लोग नंबर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले मोल निकालते हैं, और जितने मोल आए उसमें हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा? मोल। सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर यूरिया का यदि आप निकालोगे यूरिया का NH2CONH2, मोलर मास कितना होगा? 60 ग्राम पर मोल। यहीं ग्लूकोज का C6H12O6 कितना हो जाएगा? इफ़ यू कैलकुलेट 12 × 6, 1 × 12, 16 × 6, यू विल गेट 180 ग्राम पर मोल, मोलर मास। तो जब हम इससे इसका मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा? तो यू विल गेट 4 मोल। यहाँ पे मुझे कितना मोल मिलने वाला है? 4 मोल। 4 मोल इसका, 4 मोल इसका। अब यदि हम 4 मोल ये मेरे पास है, 4 मोल ये मेरे पास है, तो 4 मोल को हम लोग नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एवोगाड्रो नंबर से। 4 × 6.022 × 10⁻23। मतलब यहाँ पर 4 × Na नंबर ऑफ क्या होगा? यूरिया का मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पर उससे इस सेम मैनर 4 × Na मॉलिक्यूल्स क्या होगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इतने नंबर में यूरिया के मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। तो जब इतने नंबर में यूरिया के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम नंबर में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे सॉल्यूशन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। जो नंबर पर डिपेंड करे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। तो अब इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे? क्या क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं? तो टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। टाइप्स क्या क्या है? तो देखिए, सबसे फर्स्ट टाइप है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सी नंबर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज डी नंबर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेरे पास ये 4 प्रॉपर्टी को पूरे सिलेबस में यहाँ पे पढ़ना। मेरे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या? इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे टर्म समझने होंगे सबसे पहले। जैसे इस टॉपिक में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सबसे पहला जो टर्म मुझे समझना होगा वो है दैट इज वेपर प्रेशर। सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या है? सो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या? देखिए, प्रेशर का मीनिंग, जनरल मीनिंग क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो जब वेपर मॉलिक्यूल कंटेनर के वाल पर फोर्स लगा रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा? पर यूनिट एरिया में यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो प्रेशर कहलाएगा, वेपर के द्वारा एग्जर्ट किया गया प्रेशर। तो वेपर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वेपर 2 तरीके से बनता है मेरे पास, या तो इवेपोरेशन टेक्निक या फिर बॉइलिंग। हम लोग इवेपोरेशन टेक्निक देखते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक में क्या होता है? जनरली जैसे हम कुछ वाटर हम कहीं
डाल दिए तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, तो वाटर वेपर बनना स्टार्ट होगा, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो लिक्विड से वाटर धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट होगा। सो हम लोग वेपर प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर किस तरीके से एवेपोरेशन से क्या होगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो एवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, एवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। जानते हो जब भी हम लोग डेली क्या करते हैं, हम लोग भीगा हुआ कपड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे सरफेस के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते होते वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड से कन्वर्ट होते होते वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, द प्रेशर exerted by vapors of liquid the pressure exerted by vapors of liquid is known as vapor pressure। तो मुझे यहाँ पर वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम लिखना होगा, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि जैसे मेरे पास सपोज ये है मेरा लिक्विड पे, ठीक है, इस तरीके से मेरा कोई लिक्विड ये, तो वेपर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से मुझे क्लोज करना होगा। सेकेंड थिंग, क्लोज करने के साथ साथ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो इसको हीट भी देना होगा, या फिर ऐसे भी छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आप देखे होंगे कभी कभी कोई बोतल आपके पास रखा हुआ है, यदि वो धूप में आधा पानी जिसमें भरा हो उसको हम धूप में छोड़ देते हैं तो उसमें देखे होंगे क्या होगा, वेपर बन रहा होगा और फिर कंडेंस होकर वो क्या होता है, वापस आते रहता होगा। यदि आप नहीं देखें तो यहाँ पर गौर कीजिए क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, यदि यहाँ पे हीट देंगे थोड़ा तो क्या होगा, ये एवेपोरेशन तेज़ी से होगा, स्पीड से होगा, इस तरीके से ये एवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा। एवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल जनरेट होगा। वेपर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण ये क्या होगा, ये अपने जिस कंटेनर में रखा हुआ उस कंटेनर पर क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी कारण से ये क्या होगा, ये प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इस तरीके से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इस इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग हुआ कि एक सर्टेन टाइम के बाद वेपर जो बन रहा होगा तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, ये कंडेंस होकर फिर से वापस इसी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो सर्टेन टाइम के बाद रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस टाइम पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो सिंपली यदि हम दो टॉपिक यहाँ पे इवेपोरेशन को थोड़ा सा देख लें और वेपर प्रेशर को उससे थोड़ा कंपेयर कर लें तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा मुझे। क्या चीज़, इवेपोरेशन आप लोग पढ़े होंगे कि इवेपोरेशन किस फैक्टर पर डिपेंड करता होगा। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता होगा कौन कौन से फैक्टर पर, तो सरफेस एरिया। याद कीजिए सरफेस एरिया, जैसे जैसे हम सरफेस एरिया, सपोज मेरे पास ये क्लॉथ है जिसको हम लोग क्या कर दिए, भिगो दिए, उसके बाद इसको हम जिस तरीके से ऐसे छोड़ देंगे तो सूखने में क्या होगा, इसको कम्प्लीटली सूखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इसको हम ओपन करके रखते जाएंगे, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये क्या होगा, इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ते जाएगा और ये जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली बता सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा जो फैक्टर है कौन सा,
वो दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, एंड द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इवोपोरेशन इंक्रीज होगा। और जो सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है इवोपोरेशन। नेचर ऑफ लिक्विड का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड है जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा इंक्रीजेज, एवोपोरेशन क्या होगा, डिक्रीजेस। एवोपोरेशन क्या होगा, डिक्रीजेस। रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीज करता है, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवोपोरेशन घटते जाएगा। अब हम इसी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एवोपोरेशन से ही रिलेटेड मेरा क्या है, वेपर प्रेशर। क्योंकि जितना ज़्यादा एवोपोरेट होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा वेपर बनेगा, और जितना वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो अब व्हाट आर द फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स यहाँ पर डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर कौन सा, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, एंड द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर यदि आप सोच रहे हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया नहीं होगा, सरफेस एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सरफेस एरिया यदि हम बढ़ाएंगे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यदि सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा इवेपोरेशन ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा, साथ साथ एरिया बढ़ा ही रहे हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इस कारण से सरफेस एरिया इज नॉट द फैक्टर विच अफेक्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर, तो कौन कौन सा वेपर प्रेशर को सरफेस एरिया अफेक्ट नहीं करता। दूसरा तुम्हारा कौन सा, यदि हम डिस्कस करें नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड में जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। ओके, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज, अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कितने टाइप के होंगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल। तो यहाँ पे हम लिख दें देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड डाइपोल, थर्ड वंडरवाल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बार देख लें, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ सब पहचानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एक्टिव होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिव होता है फोन, हाइड्रोजन को आप फोन दे दो, हाइड्रोजन को क्या दे दो, फोन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ एक्टिव होता है, जब भी एक किसी
एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल के पास आइदर फ्लोरीन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इन तीनों में कोई भी होगा तो इन तीनों के इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर इसका अट्रैक्शन का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में OHH OHH, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसका नाम क्या होगा? इस बॉन्ड का नाम है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करेगा इसके बीच के इंटरेक्शन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल का मतलब डाइपोल कहाँ जनरेट होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहाँ पे क्या जनरेट होगा? डाइपोल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण डाइपोल जनरेट होता है। और जो बॉन्ड कम, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पोल जनरेट होगा। और जितना ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? जितना ज़्यादा चार्ज जनरेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल के बीच में कनेक्शन ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा? उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसको वेपर में कन्वर्ट कर पाना। ओके, तो यहाँ पर डाइपोल जनरेट हुआ किसके कारण? चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ते जाएगा। एंड द थर्ड वन इज वंडरवाल फोर्सेस। ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस है। सबसे वीकेस्ट फोर्सेस कौन सा है? तो वंडरवाल। और वंडरवाल जहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है वहाँ पे वंडरवाल फोर्सेस लगता है। तो वंडरवाल फोर्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा क्या होगा? वंडरवाल फोर्सेस होगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स राइट अ क्वेश्चन। The given graph shows relation between vapor pressure and temperature of some liquids. ये ग्राफ इस तरीके से है, वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर, ABCD, liquid ABCD respectively are liquid A, B, C, D respectively are option A CS3 OCS3, CS3 C double bond OCS3, C2H5OH, CH3OH, सॉरी वाटर, यहाँ पे दे दें वाटर, इस तरीके से। ऑप्शन बी इज CS3 C double bond O CS3, C2H5OH, वाटर, CS3 O CS3. ऑप्शन सी इज H2O, CH3 O CH3, CS3 C double bond O CS3, C2H5OH. And option D is none.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन एक बार समझते हैं क्या चीज़ है। ग्राफ आपको दिया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से इंक्रीजिंग दिखाया गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ग्राफ वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये ग्राफ लिक्विड ए के लिए, ये ग्राफ लिक्विड बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए। तो लिक्विड ए बी सी डी क्या हो सकता है? ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है। कौन सा बेस्ट ऑप्शन, इन चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो एक बार समझते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। जितने सारे कॉन्सेप्ट बताया उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर देखते हैं। पार्टिकुलर टेम्परेचर से सब ग्राफ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ये मिल रहा है, वेर वी आर गेटिंग लिक्विड बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे ये मिल रहा है, सी का वेपर प्रेशर ये है और डी का वेपर प्रेशर ये है। सबसे कम वेपर प्रेशर किसका मिल रहा है इस पार्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर। इस T1 टेम्परेचर पर सबसे कम वेपर प्रेशर कौन जनरेट कर रहा है, तो डी। उसके बाद कौन जनरेट कर रहा है, सी। उसके बाद कौन जनरेट कर रहा है, बी। सबसे ज़्यादा कौन जनरेट कर रहा है, तो ए। मुझे बताओ किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होगा या जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा। ऑब्वियसली इतना सारा जानकारी नॉलेज देने के बाद ये समझ में आ गया है कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये जो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होगा उतना वो क्या होगा, जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसमें कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा? देखिए यहाँ पर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पर एसीटोन और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आगे होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। अब इन दोनों में इसके बीच में यहाँ पर इसके बीच में डाइमिथाइल ईथर के बीच में कौन सा फोर्स लगते रहता है, तो वंडर वाल फोर्सेस। डाइमिथाइल ईथर के बीच में कौन सा फोर्स लगते रहेगा, कौन सा, वंडर वाल फोर्सेस। वहीं कीटोन में देखें तो C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O में देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है, और डिफरेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा, सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड है, पाई। और पाई बॉन्ड क्या होता है, लूजली कनेक्टेड होता है। तो लूजली कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब इस केस में डाइपोल क्या होगा, बेहतर जनरेट होगा। और यहाँ पे हम क्लियरली एक्सप्लेन किए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा, उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा। ओके, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगा, उतना कम वेपर प्रेशर जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग, तो बताओ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन जनरेट कर रहा होगा, ईथर। तो फर्स्ट ईथर में कौन सा, ईथर में CH3OCH3 में इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल। दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। इस केस में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस केस में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन इस केस में कौन सा, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से डाइपोल अच्छा जनरेट होगा। तो जो दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कौन सा होगा, डाइपोल। जितना ज़्यादा, चूँकि स्ट्रॉन्ग डाइपोल बन रहा है, इस कारण से क्या होगा, इसमें वेपर बनना आसान नहीं है। तो इससे कम वेपर इसमें जनरेट होगा। नाउ यदि हम बात करें C2H5OH में, C2H5OH में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होता है। वहीं वाटर मॉलिक्यूल में कितने, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके से इधर निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से इधर दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, इधर इस तरीके से यहाँ भी दे सकते हैं HHO
पॉजिटिव नेगेटिव इधर, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होंगे, इधर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट होगा। इस तरीके से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना कम उसका इवोपोरेशन होगा, जितना कम इवोपोरेशन उतना कम उसका वेपर प्रेशर होगा। इस कारण से सबसे कम वेपर प्रेशर कौन जनरेट करेगा, H2O। तो H2O मस्ट बी D, तो H2O D के लिए H2O सही है। सो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा है, A। नाउ अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये समझ चुके हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट किए थे, कौन सा टॉपिक, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना भी बेस देना था मुझे हम यहाँ पे दे चुके हैं। वेपर प्रेशर क्या है, कैसे वो जनरेट होता है, कैसे वो क्रिएट होता है वेपर प्रेशर, ये हम बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक, रोल्स लॉ। रोल्स एक ऐसा साइंटिस्ट है जो सबसे पहले एक क्वांटिटिव अप्रोच दिए वेपर प्रेशर और किस तरीके से सॉल्यूशन, किस तरीके से वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब भी हम कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, सबसे पहला साइंटिस्ट देने वाले कौन थे, रोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रोल्ट क्या बोले। अकॉर्डिंग टू रोल्ट, हेडिंग डालते हैं हम लोग कौन सा, रोल्स लॉ। रोल्स लॉ तो सबसे पहला क्वांटिटिव अप्रोच, या फिर बोल सकते हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, हम सॉल्यूशन का मीनिंग है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो सॉल्यूट यदि मेरा वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। सॉल्वेंट यदि वोलेटाइल है तो वो भी वेपर फॉर्म में होगा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला करके सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा क्या चीज़ है, एक सॉल्यूशन तैयार किए हम, इस तरीके से सॉल्यूशन बनाए जिसमें सॉल्वेंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉल्यूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, B से। ओके, सॉल्वेंट को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर दिए, सॉल्यूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट कर दिए। क्योंकि वेपर प्रेशर मुझे देखना है सॉल्यूशन का, तो मुझे क्या करना होगा, क्लोज कर दिए, ये मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है, तो A प्लस B का। तो अब दोनों को सपोज किए कि दोनों क्या है मेरा, दोनों A और B दोनों वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसी को हम लोग कहते हैं वोलाटाइल। तो यहाँ पर वेपर फॉर्म में मतलब सॉल्यूट भी बदल रहा है और वेपर फॉर्म में सॉल्वेंट भी बदल रहा है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को हम लोग सॉलिड बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को हम लोग हेलो बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हॉलो बॉल से देखो इस तरीके से ये होगा कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, इस तरीके से। तो यदि दोनों वोलेटाइल है तो क्या होगा, दोनों वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो रोल्ट यही इसी के बारे में बताया कि सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट का या किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रोल्ट द पार्शियल वेपर प्रेशर of component of solution the partial vapor pressure of component of solution is directly depends on mole fraction, directly depends on its mole fraction in solution।
तो यदि आपको नॉलेज नहीं है मोल फ्रैक्शन का, तो लेट मी डिफाइन मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मान लो सॉल्यूशन ए और बी से बना हुआ है, इसका मोल Na है, इसका मोल Nb है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है उसका मोल ऊपर और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो सॉल्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि यदि मुझे सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर मुझे निकालना है, तो सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट हम लिखना चाहें तो प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट कितना होगा, PA। पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट इज इक्वल टू PA हम सपोज करते हैं। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। फिर से एक बार डिफाइन करें, अकॉर्डिंग टू रोल्ट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनलिटी को यदि हटाएं तो PA इज इक्वल टू क्या होगा, PA नोट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इस तरीके से। सिमिलरली क्या होगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, PB इज इक्वल टू PB नोट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाए PA नोट इनटू X से। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से PB नोट इनटू XB। सो टोटल प्रेशर कितना होगा, डाल्टन्स के अकॉर्डिंग जानते हैं, डाल्टन्स क्या बताए थे कि जब आप दो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो सम ऑफ टोटल प्रेशर कितना होगा, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होगा, डाल्टन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो PT इज इक्वल टू क्या होगा, PA नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। PT इज इक्वल टू PA नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस एक्सप्रेशन को हम एक वेरिएबल के टर्म में भी ला सकते हैं। वी नो दैट X से मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, सो वी कैन राइट PT इज इक्वल टू PA नोट इंटू XA प्लस PB नोट इंटू 1 माइनस XA। सो PT इज इक्वल टू PB नोट प्लस XA कॉमन ले लेते हैं, PA नोट माइनस PB नोट। सो ये रहा एक्सप्रेशन मेरा। चलिए अब इसी के एप्लीकेशन से हम लोग रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लें कि रोल्ट के अकॉर्डिंग किसी भी सॉल्यूट कंपोनेंट का, कंपोनेंट दो ही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टोटल प्रेशर इस तरीके से निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन यदि नहीं पता है तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो क्या कर सकते हो, जिसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए। नाउ यदि हम स्पेशल केस डिस्कस करें यहाँ पर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें थोड़ा सा क्या चीज़ कि क्या क्या है यहाँ पे लिख लें यहीं पे, वेयर कन्फ्यूज़न ना हो। PA नोट क्या है, देखिए PA नोट क्या है यहाँ पर, PA नोट क्या है, जब प्योर फॉर्म में, जैसे मान लो ये सॉल्यूट मेरा प्योर फॉर्म में, हम सिर्फ सॉल्यूट रखें और सिर्फ सॉल्वेंट रखेंगे, प्योर सॉल्यूट रख दिए, और उस समय जो वेपर प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा होगा, प्योर सॉल्वेंट, इस तरीके से प्योर सॉल्वेंट इधर रख दिए, और उस समय जो वेपर प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा होगा, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट उस समय जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। सॉल्वेंट को हम लोग किससे शो किए हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट को A से, तो यहाँ पे हम लोग PA नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PA नोट, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, PB नोट। तो प्योर सॉल्यूट जो वेपर प्रेशर जनरेट करता है उसको PB नोट से शो करते हैं, प्योर सॉल्वेंट जो वेपर प्रेशर जनरेट करता है उसको हम लोग PA नोट से शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए PA नोट वेपर प्रेशर
ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट, पीवी नोट वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट। एक्सए क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ए क्या है मेरा? सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट। और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर लिए। अब हम स्पेशल केस चलते हैं, स्पेशल केस लेके केस 1 केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 1 यही हुआ व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल। जब दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, सो Pt इज इक्वल टू, वी कैन राइट Pa प्लस Pb। Case 2, when non-volatile solute is added in volatile solvent. When non-volatile solute is added in volatile solvent, then क्या होगा? बताओ Pb क्या होगा? Pb को हम लोग क्या सपोज किए थे? सॉल्यूट। तो प्योर सॉल्यूट है मेरा, Pb क्या है? B क्या है मेरा? सॉल्यूट है। तो B क्या हो जाएगा? जब मेरा वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं है तो Pb क्या हो जाएगा मेरा? 0। सो वी कैन राइट Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb, एंड Pb जब 0 हो जाएगा तो Pt, वी कैन राइट Pt इज इक्वल टू ओनली Pa, और Pt इज इक्वल टू Pa क्या होता है? Pa नोट इंटू एक्स है। ओके, तो Pa नोट इंटू एक्स है। तो अब यदि हम Pt क्या है तो P सॉल्यूशन, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। Pt क्या है तो सॉल्यूशन का प्रेशर, और Pa नोट क्या है? ये सॉल्वेंट का प्रेशर प्योर फॉर्म में, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्वेंट का। इस तरीके से तो अभी हम बताएं यहाँ पर टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 के बराबर। टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 के बराबर। तो 1 हम लोग लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वी कैन राइट। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। P नोट सॉल्वेंट माइनस P नोट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो हम इधर कर रख लेते हैं इसको, P नोट सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, P नोट सॉल्वेंट माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको इधर कर दिए, उसको उधर कर दिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग? P सॉल्यूशन, P नोट सॉल्वेंट। यही मुझे ड्राइव करना था, यही मुझे फाइंड आउट करना था। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो क्या मुझे मिल रहा? P नोट सॉल्वेंट, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर रहा, ठीक, सॉल्यूशन कितना जनरेट कर रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ से एक बार थोड़ा सा चलें तो Pt इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है? Pa नोट इंटू एक्स है, Pa नोट इंटू एक्स है। और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मोल फ्रैक्शन, जब भी हम कोई लिक्विड को डालेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 मिलेगा मुझे।
जब भी हम, जैसे सॉल्यूशन मेरे पास है प्योर फॉर्म में है, तब तो P0 मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1, लेकिन जब भी कोई सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स को हम डालेंगे, मतलब कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को डालेंगे, तो क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। और जब मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये Pt क्या होगा, Pa0 से छोटा होगा। जैसे मान लो P0 मेरा 100 है, 100, और एक मोल फ्रैक्शन सपोज कर लिए 0.99 है, तब भी ये क्या होगा, Pt कितना होगा, 99 होगा, मतलब Pa0 से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या चीज़, क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हमेशा नोट करके एक पॉइंट लिख दें यहाँ पर, क्या चीज़, कि ऑलवेज या व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when we add non-volatile solute in volatile solvent, vapor pressure decreases. Yes या no? वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, ये क्या हुआ, डिक्रीज इन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को हम बोल रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम बोल दिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब किसी के रेस्पेक्ट में हम ये जो कितना डिक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये वाला टोटल टर्म क्या कहलाएगा मेरा, ये वाला टोटल टर्म क्या कहलाएगा मेरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो हम बोल सकते हैं अब ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वी कैन राइट वन क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। मतलब हम लोग बेंजीन ले लिए इस तरीके से, C6H6 कंप्लीट C6H6 लिए, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया है 0.850 बार। जब इसमें हम क्या किए इस बार, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, कितना ग्राम, 0.5 ग्राम जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर बन जाता है 0.845 बार। इस तरीके से इसमें हम कितना डाल दिए, 0.5 ग्राम डालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके कारण ये जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन है, उसके कारण जो प्रेशर आया 0.845। तो मुझे पूछ रहा है कि मोलर मास क्या होगा सॉलिड का, तो बताइए मोलर मास क्या होगा। तो इनिशियली प्योर फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ बेंजीन का दिया है, इसका मतलब प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में किसका दे दिया है, बेंजीन का, बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है, तो 0.850 बार दे दिया, ठीक है। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है, पी सॉल्यूशन का प्रेशर यहाँ पे मुझे दे दिया, कितना दिया है, 0.845 बार गिवन। कितना हम सॉल्यूट डाले हैं, तो मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना डाल दिए, तो 0.5 ग्राम। मोलर मास मुझे निकालना है, ओके, मोलर मास मुझे निकालना ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, ये पूछ रहा है मुझसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस सीधा सा फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन P0 सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला है, यहाँ पर देख लो इस तरीके से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
मुझे बताओ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना दिया है 0.850 बार, माइनस सॉल्यूशन का कितना दे दिया 0.845 अपॉन 0. यहाँ पे सॉल्वेंट का 0.850. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? अभी हम बताए थे मोल फ्रैक्शन, जिस किसी का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना हो, जैसे मान लो A है और B है, इसका मोल पता हो, इसका मोल भी पता हो, तो मोल फ्रैक्शन मुझे A का निकालना है तो उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल. तो मुझे यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इस तरीके से रखेंगे. तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या है? गिवन मास इज इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही ना, मोलर मास. तो यहाँ पर गिवन मास दे दिया है, गिवन मास कितना दिया है 0.5. मुझे मोलर मास निकालना है तो m कर दिए 0.5 अपॉन m प्लस 0. यहाँ पर सॉल्वेंट कितना दिए थे? सॉल्वेंट मेरा था 39 ग्राम, 39. और बेंजीन का यू चेक C6H6 कार्बन का 12 गुना 6 प्लस 1 इंटू 6 हाउ मच 78 ग्राम पर मोल. तो 78. देखो 0.5 से मोलर मास से डिवाइड करो, बहुत ही छोटा आएगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो 0.005 ऊपर में आएगा, 0.850 नीचे आएगा. ठीक है, यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो 0.5 अपॉन m, यहाँ पे क्या आएगा 72 अपॉन 39. तो ये 0 डेसिमल कैंसिल, 5 अपॉन 850 कितना होगा 1 अपॉन 1/170. इस तरीके से ये 2 हो गया. ठीक है, तो 2 तो 1/m इज इक्वल टू 1/70. सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू 170 ग्राम पर मोल, इस तरीके से. So I think it is clear relative loading of vapor pressure. Now in the next lecture, next class we will discuss relative loading of osmotic pressure. Thank you so much.